morning to all of you. Uh, Today I'm going to start your new topic, that is hire purchase. Okay, so hire purchase जो है it is very important from examination point of view. आप लोगों को एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इसके क्वेश्चन जो हैं. So first let's discuss that what is the meaning of hire purchase. Hire purchase होता क्या है? What is the meaning of hire purchase? क्या है? Actually hire purchase क्या है? It is a midway. It is a midway between cash sale system and credit sale system. It is a midway between cash sale system and credit sale system. Credit sale system. हम क्या करते हैं? There are two systems of sale. हम या तो कैश पे लेते हैं या तो क्रेडिट पे लेते हैं. ठीक है. तो हायर परचेज क्या है? इट इज अ सिस्टम अंडर विच द हायर परचेजर एंड hire seller agreed on a certain terms and conditions that certain amount should be paid at the time of signing the agreement and the balance amount should be paid at each equal annual installments. ठीक है, at equal annual installments. जैसे सपोज दैट हमने 10,000 का कोई परचेज किया है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर या स्कूटर, तो मैंने 2,000 डाउन पेमेंट कर दिया है. ठीक है, तो डाउन पेमेंट शुड बी देयर. अगर 10,000 का हमने कुछ परचेज किया है तो 10,000 में देयर शुड बी डाउन पेमेंट. सपोज दैट डाउन पेमेंट हमने 2,000 की कर दी है. द बैलेंस अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000 शुड बी पेड इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. अब ऐसा नहीं कि 8,000 बचा है तो सिर्फ 8,000 ही पे करेंगे. जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसमें हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है. ठीक है, मतलब कि अगर 8,000 हम मेरा बैलेंस अमाउंट बचा है तो इट शुड बी पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. इट शुड बी पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. इज इट क्लियर? यस सर. सो हम कह सकते हैं कि हायर परचेज क्या है? हायर परचेज इज अ सिस्टम वेयर हायर सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर द हायर परचेजर सर्टेन असेट्स on the payment, on down payment of certain amount, and the balance amount should be paid in equal installments. ठीक है, along with interest. तो that is hire purchase system. तो hire purchase system में the person who transfers the asset, उसको हम क्या बोलते हैं? हायर वेंडर बोलते हैं या हायर सेलर भी बोलते हैं. हायर वेंडर, ज्यादातर हम हायर वेंडर वर्ड यूज करते हैं. हायर वेंडर. And the person to whom the assets is transferred, उसे हम क्या बोलते हैं? हायर परचेजर. उसे हम क्या बोलते हैं? हायर परचेजर. ठीक है. सो हायर वेंडर इज अ पर्सन हु ट्रांसफर्स द एसेट एंड हायर परचेज इज अ पर्सन हु रिसीव्स द एसेट ऑन हायर परचेज सिस्टम. ठीक है. नाउ व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर? What is the legal position? What is the legal position? पहला है at the time of signing the agreement. At the time of signing the agreement, जो हम हायर परचेज एग्रीमेंट को साइन करते हैं, तो at the time of signing the agreement only physical possession of assets is transferred to the hire purchaser. सपोज दैट मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूं ए और बी का. ए और बी जो है, ए इज द हायर वेंडर एंड बी इज द हायर परचेजर. ठीक है. ए जो है वो सामान बेचता है, कोई एसेट्स. बी जो है वो परचेज करता है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा कि अगर कोई स्कूटर है जो कि ए बेच रहा है बी को, तो वो सिर्फ उसकी फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर करेगा. ओनरशिप स्टिल रिमेन्स विद द ए. ओनरशिप स्टिल रिमेन्स विद द ए. तो सेकंड क्या है? सेकंड इसकी पोजीशन हम लिख सकते हैं ओनरशिप डोंट ट्रांसफर with transfer of assets. With transfer of
एसेट, मतलब कि जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होती है एसेट्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स की फिजिकल पोजीशन जो है वो ट्रांसफर होती है। ओनरशिप रिमेन्स विद द ओनरशिप रिमेन्स विद द हायर वेंडर, ठीक है। थर्ड है certain amount should be paid at the time of signing the agreement, at the time of signing the agreement, मतलब कि एग्रीमेंट के टाइम पे हम कुछ पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, द बैलेंस अमाउंट इज पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। द बैलेंस अमाउंट इज पेड, बैलेंस अमाउंट आर पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं along with इंटरेस्ट के साथ हम क्या करते हैं, पे करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ओनरशिप रिमेन्स विथ द हायर वेंडर until and unless the last installment is paid, by the higher purchaser, इसका क्या मतलब है कि जो ओनरशिप है, ओनरशिप जो है वो हायर वेंडर के पास रहेगी जब तक कि हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर दी होती है। अगर हमने डाउन पेमेंट किया है और मैंने प्रॉमिस किया है कि भाई 3 इंस्टॉलमेंट्स हम पे करेंगे, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट जो भी हमारे कैलकुलेशन पे आई हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो until and unless all the 3 installments are paid, the ownership up to that particular time, the ownership will remain with the higher vendor. Is it clear? Yes, sir. Ownership transfers only at the time of payment of last installment, जैसे ही हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं एट द सेम टाइम हमारी ओनरशिप जो है एसेट्स की वो ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम हायर वेंडर टू हायर परचेजर, यस, हायर वेंडर से हायर परचेजर पे क्या होती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, इन केस ऑफ डिफॉल्ट सपोज दैट हायर वेंडर ने कोई एसेट्स ट्रांसफर की हायर परचेजर को ऑन द कंडीशन दैट डाउन पेमेंट प्लस 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, डाउन पेमेंट प्लस 3 इंस्टॉलमेंट। आफ्टर हैविंग पेड डाउन पेमेंट एंड 1 इंस्टॉलमेंट, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस हायर परचेजर इज अनेबल टू पे लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, एंड आफ्टर सर्टेन नोटिसेज एंड ड्यू नोटिसेज he is still not able to pay the installment. So in that particular case it is the legal right of the higher vendor to repossess the assets, मैंने पहले ही बताया था कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ओनली फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होती है। ओनर कौन होता है, हायर वेंडर ही होता है। तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन द पेमेंट द फिजिकल पोजीशन ऑफ द असेट्स इज रिपोजेस्ड एंड द इंस्टॉलमेंट जो उसने डाउन पेमेंट और 1 इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रखा है वो उसको रिटर्न भी नहीं करेगा, दैट वुड बी क्या होगा, उसको फॉरफिट कर लेगा।
it will be treated as rent, it will be treated as higher charge. उसको मैं सपोज करके चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे कि इतने दिनों तक जिसने मेरी एसेट्स को यूज की है दैट विल बी ट्रीटेड एज रेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड एंड नो सिंगल अमाउंट शुड बी रिफंडेड. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है. So in case of default, the hire vendor has a right to take the assets back or to repossess the assets without refunding any amount which has been already paid by the hire purchaser, treating those amounts as hire charges या rent for those period जितने पीरियड में हमने उसको क्या किया है, यूज किया है एसेट्स को, हायर परचेजर ने एसेट्स को यूज किया है. ठीक है. पोजीशन भी दो तरह से होता है. सर लास्ट पॉइंट फिर से रिपीट करिए ना. अच्छा, इसमें मैं कह रहा हूं इन केस ऑफ डिफॉल्ट, सपोज दैट कोई सपोज दैट क्या कहते हैं कि इल्मा, आपने जो है मुझे कोई एसेट्स ट्रांसफर की है. ठीक है. अब मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई डाउन पेमेंट की थी जो भी है, और प्लस 3 इंस्टॉलमेंट्स में मैंने कहा था कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दूंगा. 6 मंथली इंस्टॉलमेंट थी मैंने कहा था, या एनुअल इंस्टॉलमेंट थी 3 मंथ 3 इंस्टॉलमेंट. ठीक है. डाउन पेमेंट दिया, क्योंकि डाउन पेमेंट तो एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट ही पे कर देते हैं. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है आई एम अनेबल टू पे सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट. तो इन दैट पर्टिकुलर केस द इल्मा हैज अ राइट टू रीपोजेस द एसेट्स. क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ओनरशिप रिमेन्स विद द हायर वेंडर. ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ओनली फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होती है. तो जाहिर सी बात है, you are still the owner of the asset until and unless the last installment is paid. तो अभी सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट बची है, तो you are the owner, so you can take the assets back, you can repossess the assets, you have legal right to take the repossession of the asset. So in that particular case आपने क्या किया, उनको नोटिस दिया. ठीक है, आप वो नहीं दे पाए इंस्टॉलमेंट. ठीक है, मैं नहीं दे पाया इंस्टॉलमेंट इल्मा को टाइमली ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस. इल्मा हैज फुल राइट, लीगल राइट टू repossess the assets without refunding the amount. जो मैंने इल्मा को भाई सेकंड और थर्ड नहीं दिया है, लेकिन डाउन पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो दे रखी है. नाउ इल्मा विल नॉट रिफंड दीज अमाउंट्स. इल्मा जो है ये अमाउंट को रिफंड नहीं करेंगी एंड शी विल ट्रीट दीज अमाउंट्स एज हायर चार्जेस. उसको रेंट की तरह ट्रीट करेंगे कि भाई जो इतने साल इतने महीने हमने यूज किया वो एसेट, that will be treated as rent for using those assets. Now is it clear? Yes sir. Okay. Now जो रिपोजिशन है, रिपोजिशन दो तरह का होता है. एक होता है फुल रिपोजिशन और एक होता है पार्शियल रिपोजिशन. ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. फुल रिपोजिशन में क्या है, जैसे अगर हमने 3 ट्रक्स उसको बेची हैं हायर परचेज पर. ठीक है, तो इन द केस ऑफ डिफॉल्ट वो 3 के तीनों ट्रक्स जो है वो क्या करेगा, रिपोजेस करेगा. दैट इज कॉल्ड फुल रिपोजिशन. मतलब पूरी एसेट्स, जितनी भी एसेट्स है सबको, जितनी मैंने हायर परचेज ली थी, कंप्लीट एसेट्स उसने क्या किया, रिपोजेस किया. दैट इज कॉल्ड फुल रिपोजिशन. बट पार्शियल रिपोजिशन में क्या है, अगर 3 ट्रक्स उसने ले रखी हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो हम ये देखते हैं थोड़ा सा ऑन कर्टसी, ठीक है, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, उसने क्योंकि डाउन पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट जो भी दे रखा है, कुछ एक आध दो इंस्टॉलमेंट नहीं दे रखा है, तो ऑन दैट बेसिस हम क्या करते हैं, 2 कर लेते हैं. या सपोज दैट जरूरी नहीं कि 2 ही करें, दिस इज ओनली एग्जांपल. 2 करेंगे और एक को उसके पास छोड़ देंगे. ठीक है, 2 रिपोजेस करेंगे और एक को क्या करेगा, रिटेन करेगा. तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिपोजिशन. ठीक है, जो कि हम आगे करने वाले हैं. इज इट क्लियर? अभी तक सबको क्लियर है यहां तक? Yes sir. Okay. Now the important topic is difference between installment purchase and installment purchase and hire purchase system क्या होता है? What is the difference between पहला तो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बेसिस क्या होगा,
पहला बेसिस होगा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये हायर परचेज सिस्टम का है और ये इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम का है। पहला है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसा है? अंडर हायर परचेज सिस्टम इट इज इनिशियली एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग। ये क्या है? इट इज इनिशियली एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग, एन एग्रीमेंट ऑफ, मैंने पहले बताया था कि क्या कहते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तो हम क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं हायरिंग के लिए, ठीक है। बट एट द टाइम, एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब कि व्हेन ऑल द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड, ठीक है, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑन द पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। इज इट क्लियर? क्योंकि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब हम सारे इंस्टॉलमेंट्स को पे कर देते हैं, तो एंड बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट परचेज क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट, स्टार्टिंग से ही क्या आता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। इट इज एग्रीमेंट ऑफ आउटसाइड सेल फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। इंस्टॉलमेंट, देखो इंस्टॉलमेंट परचेज पहले मैं बता देता हूँ इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या होता है, फिर हम शायद अच्छे से डिफरेंस कर पाएंगे। देखो इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या होता है, जैसे कि हमने कोई स्कूटर लिया, ठीक है, सपोज दैट हमने कोई स्कूटर परचेज किया है, स्कूटर हमने परचेज किया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर हमने आज के दिन, आज क्या डेट है, आज हमने 27 फरवरी 2022 को हमने कोई स्कूटर परचेज किया है और मैंने कहा भाई 10,000 में डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, बाकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं 12,000 के, सपोज दैट हमने 3 इंस्टॉलमेंट जो है हमने बोली कि देंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, सपोज दैट मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया, बट इन द केस ऑफ डिफॉल्ट इन सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, अब हायर परचेजर के पास क्या है, वो स्कूटर को रिपोजेस कर सकता है। लेकिन इज इट रैशनल? भाई अगर हमने स्कूटर को रिपोजेस किया है तो आज से 2 साल पहले कैसे स्कूटर्स होते थे, आज कैसे स्कूटर्स हैं, बाइक्स में देखो कितने चेंजेस आते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकली कितनी एडवांस, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होती जाती है, हर आईफोन देख लो या कोई भी तुम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट देख लो, हर साल, इवन कि मैं तो कहूँगा कि हर महीने या हर एक पल उसमें चेंजेस आते रहते हैं टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर मैंने उसको रिपोजेस कर भी लिया तो इज इट रैशनल? इज इट रैशनल? No, sir. नो, क्योंकि वो फिर एक तो सेकंड हैंड का उस पर ठप्पा लग जाएगा, दूसरा टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको चलो हम उस पर उसको क्या कहते हैं उसकी रिपेयर में पैसे खर्च करें, उसका रेट भी अगर हम उसको रीसेल करते हैं तो उसका रेट भी नहीं मिलेगा ठीक से। तो हायर परचेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुआ करती थी रिपोजिशन में, एट द टाइम ऑफ रिपोजिशन। तो यहां पर क्या हुआ, आप देखो आज के जमाने में हायर परचेज कहीं नहीं देखने को मिलता है। हायर परचेज शायद बड़े बड़े बिजनेसेस में देखने को मिल जाता होगा। Depreciation क्यों नहीं ऐड कर देते हैं अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो? डेप्रिसिएशन भी करते हैं, जब हम हायर परचेज अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे डेप्रिसिएशन को हम कैसे देखते हैं, उसमें भी जब रिपोजिशन करते हैं ना तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बट स्टिल तो फिर ये वैलिड पॉइंट नहीं हुआ। कहाँ वैलिड? मतलब आप कह रहे हैं कि इसको मतलब यूज नहीं करते क्योंकि आपने कहा कि वो आउटडेटेड हो जाता है टेक्नोलॉजी, फॉर एन एग्जांपल आपने बताया। हाँ। तो आपने कहा फिर कि वो डिप्रिसिएशन तो हम लोग करेंगे ही आगे, हम्म तो फिर ये मतलब स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहा है देखो इंस्टॉलमेंट इसमें परचेज? क्या है, हायर परचेज में क्या होता है कि तुमने सेकेंड हैंड स्कूटर परचेज की थी, मतलब स्कूटर तुमने मुझे बेचा, आफ्टर 2 और 3 इयर्स, ठीक है, वो स्कूटर तुमने रिपर्चेज किया। अब बताओ उस स्कूटर को रीसेल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और इट्स नॉट नेसेसरी कि हमको उसका रेडी कस्टमर मिल ही जाए, क्योंकि अगर कोई नए डिजाइन का नए, अगर सपोज वो स्कूटर जो था वो BS3 या BS4 था, अभी BS6 आ गया, BS6 आने के बाद जो क्या कहते हैं कि हमारे जो शोरूम्स में स्कूटर पड़े हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। भाई जो टेक्नोलॉजिकली और जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स हमारे होते हैं, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए, अगर तुमने देखा था 2017 में जब BS4 आया था, BS3 के कितने मॉडल शोरूम में पड़े पड़े पुराने हो गए और क्या कहते हैं उनको कितने कम दामों में बेचा गया। सर अभी भी यही हुआ था जब BS6 आया था। हाँ, यही होता है। तो हायर परचेज सिस्टम में
हम वो प्राइस नहीं रिकवर कर पाते हैं जो हमें रिकवर करना होता है, और फिर वो हेडेक होती है। किसकी हेडेक होती है? हायर वेंडर की। भाई हायर वेंडर उसको रिपोजेस करे, फिर चले उसको रिपेयर करवाए। जाहिर सी बात है उसको 2 साल तक उसने हायर परचेजर ने यूज किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं डेंट होगा, कहीं ना कहीं उसमें खराबी होगी, उसको रिपेयर करवाएगा, उसके एक्सपेंसेस करेगा। हो सकता है वो प्रॉफिट पे बिक जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट पे नहीं बिकेगा, हो सकता है वो प्रॉफिट पे बिक जाए, बट डू यू थिंक कि इतना पेन लेना उसके लिए जरूरी है? डू यू No, थिंक? sir. नो। तो यहां पर क्या है, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम आया। ठीक है, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में हम क्या करते हैं भाई, एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट आपने डाउन पेमेंट किया, हमने कहा ले जाइए स्कूटर आपका, अब आप चाहे इसको फेंकिए, चाहे तोड़िए, चाहे मरोड़िए, कुछ भी करिए, ये आपका स्कूटर है। एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट along with फिजिकल पोजीशन, along with फिजिकल पोजीशन हम उसका क्या करते हैं, ओनरशिप को भी हम ट्रांसफर कर देते हैं एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। अब अगर आप इंस्टॉलमेंट पर पे नहीं करते हैं तो द सेलर हैज राइट टू सू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इज इट क्लियर? वो आपको केस कर सकता है आपके ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ में, इन ऑर्डर टू रिकवर द प्राइस। ठीक है, जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको रिकवर करने के लिए आपको कोर्ट ऑफ लॉ में सू कर सकता है। इज इट क्लियर? इंस्टॉलमेंट परचेज। यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ डिफरेंस क्या है? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, हायर परचेज जो है इनिशियली एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग होता है एंड बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एट द पेमेंट ऑफ ऑल, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। बट इंस्टॉलमेंट परचेज क्या है, स्टार्टिंग से ही क्या होता है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। ठीक है, पासिंग और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अभी आप मुझे बताएंगे। इन द केस ऑफ हायर परचेज ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होती है, नहीं होती है? No, sir. नहीं होती है। एंड इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट परचेज ओनरशिप जो है वो हमारी ट्रांसफर होती है ट्रांसफर हो एट द जाती है। टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। राइट टू रिटर्न द गुड्स, राइट टू रिटर्न द गुड्स या रिपोजेस द गुड्स, राइट टू रिपोजेस। रिपोजिशन किसमें है? हायर परचेज में रिपोजिशन अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट परचेज में रिपोजिशन अवेलेबल नहीं है। द परचेजर हैज टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स। अगर वो पे नहीं करता है तो जो सेलर है इन द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट परचेज, ही और शी कैन सू द परचेजर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट है राइट टू रिटर्न। ये तो राइट टू रिपोजेस था, अब राइट टू रिटर्न। राइट टू रिटर्न, राइट टू रिटर्न भी क्या है, इसमें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सपोज दैट मैंने हायर परचेज पे लिया है, मुझे पता है भाई हम दो डाउन पेमेंट कर दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, अब मैंने परचेज किया, मुझे पता है मैं सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाऊंगा, तो बिना उसके ही हम कहेंगे भाई अपना गुड्स वापस ले लो। मैं उसको वापस कर सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ, लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज में वापस नहीं, कहते नहीं बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो क्योंकि वहां पे बिक गया होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो वो वापस नहीं कर सकते हैं। देयर इज नो राइट टू रिटर्न द गुड्स। ठीक है, फॉर फीचर ऑफ अमाउंट, फॉर फीचर ऑफ अमाउंट, फॉर फीचर ऑफ अमाउंट मैंने क्या बताया था? फॉर फीचर ऑफ अमाउंट में इन द केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द हायर वेंडर हैज अ राइट टू फॉरफिट द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द हायर परचेजर। मैंने बताया था आपको कि यहां पर फॉरफीचर का राइट अवेलेबल है, जो हमने ऑलरेडी अमाउंट पे कर रखा है दैट विल बी ट्रीटेड एज हायर रेंट या हायर चार्जेस, उसको हम फॉरफिट कर लेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, बट इन केस ऑफ ऑन डिफॉल्ट द सेलर कैन नॉट फॉरफिट द अमाउंट ऑलरेडी पेड। यहां पर क्या है, हम फॉरफिट नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, उसको बैलेंस अमाउंट के लिए हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में सू कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट sir. है राइट ऑफ डिस्पोजल। आपको पता है राइट ऑफ डिस्पोजल किसमें होगा? हायर परचेज में डिस्पोजल होगा, राइट ऑफ डिस्पोजल। भाई No, sir. जब हम उसके ओनर ही नहीं है तो हम उसको बेचेंगे कैसे? ठीक है, और इसमें क्योंकि हम ओनर होते हैं आउट एट द टाइम ऑफ सेल और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. एक्सक्यूज मी तो सर, यस, सर ऊपर का दिखा दिएगा जो पहले का था टेबल। ये
पहला है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है पासिंग ऑफ ओनरशिप, तीसरा है राइट टू रिपोजेस, चौथा है राइट टू रिटर्न, पांचवा है फॉरफीचर ऑफ अमाउंट, फॉरफीचर ऑफ अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू डिस्पोजल, राइट ऑफ डिस्पोजल। फिर है रिस्क, रिस्क किसका है इसमें, हायर परचेजर में रिस्क किसका है? Who is there to bear Sir, the hire risk? vendor. Very good, hire vendor। क्यों? क्योंकि ओनरशिप still remain with the hire vendor until and unless the last installment is paid, but in case of hire installment the ownership with the purchaser, क्योंकि ओनरशिप परचेजर के पास होती है तो रिस्क भी किसका है? परचेजर का है, ठीक है। Is it clear? Yes, sir. Okay. Now there are certain terms Yes. which, Yes. okay, these are the differences between hire purchase and installment purchase system. Now there are certain terms which are used in hire purchase system जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहला है हायरर या हायर परचेजर, हायरर या हायर परचेजर, ठीक है। हायर परचेजर कौन होता है? द पर्सन who obtains or has obtained possession of goods from an owner under hire purchase system. So the person who obtains the possession, यहाँ पे मैं ownership की बात नहीं कर रहा हूँ, only who obtains the physical possession, who obtains the physical possession, ठीक है। इसी तरह से हायर वेंडर है, हायर वेंडर कौन है? द पर्सन हु डिलीवर्स और हैज डिलीवर्ड फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स, ठीक है। जिसने फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड्स को डिलीवर किया है वो हमारा क्या है? हायर वेंडर है, ठीक है। डाउन पेमेंट क्या है? डाउन पेमेंट क्या है? इट इज अ पार्ट पेमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट विच इज पेड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, ठीक है। जो हम एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट के टाइम पर जो हम पे करते हैं दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट में हमारा किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इट इंक्लूड्स नो इंटरेस्ट, ठीक है। क्योंकि हम डाउन पेमेंट कर रहे होते हैं तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यहां पर हमारा कोई भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। डाउन पेमेंट में हमारा क्या है? इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। कैश प्राइस, कैश प्राइस क्या है? कैश प्राइस क्या है? कैश प्राइस सिंपली कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। और हायर परचेज प्राइस क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय हायर परचेज प्राइस? हायर परचेज प्राइस में क्या होता है? सर डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट। हाँ, और इंस्टॉलमेंट जो हम कह रहे हैं ना, तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऐड होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में हमको अलग से इंटरेस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि आपकी 10,000 की, जैसे आप मोबाइल लेते हो ना, अगर 10,000 का मोबाइल है तो ईएमआई मिलाकर के आपको कहीं 11,000 का पड़ जाता है वो, ठीक है। तो ये क्या है? मतलब कि हायर परचेज प्राइस है, मतलब वहां पर क्या है हमारा ये तो कैश, मतलब कैश प्राइस है और प्लस इंटरेस्ट, तो ये जो हमारा दोनों मिला करके बनता है दैट बिकम्स द हायर परचेज प्राइस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो हायर परचेज प्राइस क्या होता है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। ओके, सो कैन आई टेक द ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, Okay, sir. प्लीज Okay, sir. रीजॉइन आफ्टर 5 मिनट्स।